हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर लक्ष्य पवार, आपका अपना बायोलॉजी मेंटर। आज हम फिर लौट आए हमारे क्लास 11th चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 के साथ में। यहाँ पर हम आज बात करेंगे कि ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो चैप्टर है, इससे हमारे बहुत वेटेज रखता है नीट एग्जाम्स में। और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे एटलीस्ट हमारे नीट एग्जाम में 3 क्वेश्चन के आसपास बनते हैं। 3 क्वेश्चन का मतलब हो गया 12 नंबर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर और आज का पार्ट। आज हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, और हम आज कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। क्या होते हैं ये रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज? हम जब इनहेल करते हैं, जब एक्सहेल करते हैं, तो नॉर्मल इनहेलेशन, नॉर्मल एक्सहेलेशन जो हमने पढ़ा था, राइट, उसके अलावा हम ये कहें कि हमने फोर्सफुल इनहेल किया, फोर्सफुल एक्सहेल किया, उन सब में कितना अमाउंट ऑफ एयर अंदर गया, कितना अमाउंट ऑफ एयर बाहर आया, यहाँ पर उन वॉल्यूम्स की हम यहाँ पर बात करेंगे। उसके अलावा इन्हीं वॉल्यूम्स से डिराइव किए गए डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटीज़ हैं जो अलग अलग वॉल्यूम्स के एडिशन से फॉर्म हुई हैं, उनकी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। और उसके बाद हम आज बात करेंगे कि जितने भी हमने अभी तक टॉपिक्स कवर करे हैं, उन टॉपिक से आने वाले जितने भी तरह के क्वेश्चंस हैं जो पिछले 5 साल के हैं, मतलब PYQs हैं, वो यहाँ पर मैंने आज लेकर आया हूँ। तो हम पिछले 5 साल के PYQs, अभी तक जो टॉपिक्स डिस्कस करे हैं आज तक, जो करेंगे उसके बेसिस पर होंगे। देखते हैं क्या रहेंगे क्वेश्चंस और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का कंटेंट। चलिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे बहुत ही जल्द 3 बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, निर्माण बैच, पराक्रम बैच एंड अभ्यास बैच। तो अगर आप 11th क्लास में हैं तो आपके लिए सूटेबल है निर्माण बैच, अगर आप 12th क्लास में हैं तो आपके लिए सूटेबल है पराक्रम बैच, और अगर आप सूटेबल है 11th, तो अगर आप यहाँ पर 12th के बाद में ड्रॉप करके 1 साल रोक करके खुद को तैयारी के लिए देना चाहते हैं, तो आपके लिए बिल्कुल सूटेबल है हमारे अभ्यास बैच। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का टॉपिक। सबसे पहले तो यहाँ पर हम बात कर लेंगे, कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई डिवाइस तो यूज़ होता होगा जिसके थ्रू हम एयर के वॉल्यूम को मेजर करेंगे, राइट। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग मूवमेंट्स। ठीक है, उसको हम किससे मेजर करते हैं? यहाँ पर स्पायरोमीटर से। किससे मेजर करते हैं उसको? हम स्पायरोमीटर से, जो कि हमारी हेल्थ के फंक्शंस को देखने के लिए की जाती है। हम, अगर हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, अगर हमें सांस लेने में तकलीफ आ रही है, हम, हमारी सांस फूलने लगती है बार बार, तो ऐसी डिजीज़ होती हैं बहुत सारी जिनमें ये सब सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो इन डिजीज़ के डायग्नोसिस के लिए जब हम क्लिनिकल असेसमेंट के लिए जाते हैं, तो हमें पता पड़ता है कि डॉक्टर्स कुछ टेस्ट लिखते हैं। उस टेस्ट में हमारे साथ क्या होता है कि हम कितना अमाउंट ऑफ एयर इनहेल कर रहे हैं नॉर्मल ब्रीदिंग में और फोर्सफुल ब्रीदिंग में भी। ठीक है, तो वो यहाँ पर चेक किया जाता है। जैसे कि एक डिवाइस होता है, उससे एक पाइप निकला होता है और उसके आगे एक कैप्सूल सा लगा होता है इतना बड़ा, जिससे में जो होलो होता है, सामने से हमें उसको मुंह में लेकर के क्या करना पड़ता है, उसमें से इनहेल करना पड़ता है। मतलब हमें नाक से सांस नहीं लेनी, मतलब किससे लेनी है हमें सांस? मुंह से लेनी होती है। मुंह से जब हम सांस लेते हैं तो कितना अमाउंट ऑफ एयर गया अंदर, जब सांस छोड़ी तो कितना अमाउंट ऑफ एयर बाहर गया, ये सब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर ये इस तरह से एयर का वॉल्यूम हम मेजर करते हैं। तो ज़रा देखते हैं कौन कौन से वॉल्यूम्स होते हैं, कौन कौन सी कैपेसिटीज़ होगी जो हम यहाँ पर आज देखने वाले हैं। यहाँ पर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और घुमा घुमा के क्वेश्चंस दिए जाते हैं। चलिए सबसे पहले आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम, यहाँ पर हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि वाटर बॉडीज़ के अंदर टाइड्स आते हैं। टाइड्स मतलब पानी ऊपर चढ़ता है, पानी फिर नीचे उतरता है, टाइड्स आते हैं ना। सेम हम क्या करते हैं? इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं। तो नॉर्मल इनहेल और नॉर्मल एक्सहेल के अंदर हमने कितना अमाउंट ऑफ एयर अंदर लिया है, या फिर ये कह सकता हूँ कि कितना अमाउंट ऑफ एयर मैंने बाहर लिया है, इसे हम क्या बोल देंगे? टाइडल वॉल्यूम। किस में बात कर रहे हैं? नॉर्मल में। किस में बात कर रहे हैं? नॉर्मल ब्रीदिंग में। तो यहाँ पर जैसे सपोज करो श्याम है, इसने
इनहेल किया एक्स अमाउंट ऑफ एयर। क्या इनहेल किया इसने? एक्स अमाउंट ऑफ एयर। फिर शाम ने एक्सेल किया वाई अमाउंट ऑफ एयर। तो यहाँ पर जो एक्स होगा वो किसके इक्वल होगा? वाई के इक्वल होगा। मतलब जितना अमाउंट उसने लिया उतना ही अमाउंट वो छोड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने लिया तो 5,000 था और दूंगा सिर्फ 1,000। दोस्त से जितना उधार लोगे उतना उसको वापस देना पड़ेगा ना। अगर मैंने मेरे दोस्त से 2,000 रुपये ले लिए तो उसको वापस 2,000 दूंगा ना। ऐसा तो है नहीं कि 2,000 लिए तो उसको 500 रुपये दूंगा। तो यहाँ पर सेम चीज़ है। टाइडल वॉल्यूम कि जितना एक बार में इनहेल हुआ उतना ही वापस से एक्सेल होगा। सेम थिंग। तो यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू क्या हो गई? सेम। तो यहाँ पर इस शाम का इनहेल अमाउंट ऑफ एयर कितना था? 500। कितना था? 500 ml। तो एक्सेल भी कितना किया उसने? 500 ml। तो हमारा टाइडल वॉल्यूम कितना हो गया यहाँ पर? 500 वॉल्यूम। 500 ml है हमारे वॉल्यूम। चाहे मैं इनहेल की बात करूं चाहे मैं एक्सेल की बात करूं, क्या होगा यहाँ पर? 500 ml ही वॉल्यूम आएगा। आ गई ना बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। टाइडल वॉल्यूम की डेफिनेशन लैंग्वेज हमें अच्छे से समझनी पड़ेगी, चाहे कोई से भी वॉल्यूम हो, क्योंकि लैंग्वेज को घुमाने से यहाँ पर हम लोग समझ नहीं पाते। तो वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड, या तो इंस्पायर्ड की बात कर लो या एक्सपायर्ड की बात कर लो, ठीक है, ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन। तो कितना था? 500 ml। अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि ब्रीदिंग रेट कितनी होती है? ब्रीदिंग रेट कितनी होती है? 12 to 16 पर मिनट, राइट। तो मैं अगर देखूँ तो 12 5 से कितने हो गए? 16। 6,000। 16 5 से कितने हो गए? 8,000। तो 8,000 ml एयर पर मिनट मैं क्या करता हूँ? इनहेल करता हूँ। कह सकते हैं? यस। तो एक हेल्दी मैन या तो इंस्पायर कर सकता है या फिर एक्सपायर कर सकता है अप्रॉक्स 6,000 to 8,000 मिलीलीटर ऑफ एयर पर मिनट। आगे मेरी बात समझ में क्लियर है कहानी? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी इस टाइडल वॉल्यूम में ही मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ। जैसे ये हमारे ट्रैकिया, ट्रैकिया से क्या बन गए हमारे? ब्रोंकाई, राइट। ब्रोंकाई की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये क्या बन गया हमारा? लंग्स। ब्रोंकाई में फर्दर क्या आ गए? ब्रांचेस। ब्रांचेस आ गई। इसमें क्या है हमारे यहाँ पर? एल्वियोलाई। ऐसे ही होता है ना। तो यहाँ पर हमने इनहेल किया तो क्या मूव करेगी यहाँ पे? एयर। क्या पहुँच गए हमारे? एयर। तो ये जो इनहेल के अमाउंट ये क्या था मेरा? 500 ml। क्या लेंगे इसको हम? टाइडल वॉल्यूम। क्या कहेंगे इसको हम? टाइडल वॉल्यूम, है ना। क्या ऐसा होता है बच्चों कि हमने इनहेल किया, बहुत देर तक रुके रहे और फिर बाद में एक्सेल करते हैं? नहीं। हम क्या करते हैं? रेगुलर चलता है, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, ऐसे चलता है। तो ये यहाँ पर जब 500 ml क्या था हमारा? टाइडल वॉल्यूम बॉडी में गया तो कहाँ तक पहुँचेगा वो? ट्रैकिया, ब्रोंकाई, कौन सी वाली? प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वेलर डक्ट, एल्वेलर सेक, एल्वेलस। दूर तक जाएगा? पास नहीं है ना। यहाँ से कहाँ तक जाना है उसको? दूर तक जाना है ना। तो 500 ml यहाँ से यहाँ पहुँचने में टाइम लगेगा, फिर यहाँ से वापस बाहर निकलने में भी क्या लेगा? टाइम लेगा। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, जरा इसको ऐसे समझना कि एक दरवाज़ा था, एक हॉल था, ठीक है, उसके अंदर, और उस हॉल में हमें
500 लोगों को अंदर भेजना था। कितने को भेजना था? 500 पर्सन्स को हमें बाहर से अंदर भेजना था। टाइम कितना बचा? सिर्फ और सिर्फ आपको दिए गए 5 सेकेंड। कितना दिया? 5 सेकेंड। इसको इस तरह से समझना, ये एक हॉल है, इस हॉल में ये एक दरवाज़ा है, यहाँ पर 500 लोग हैं, इनको क्या दिया? 500%। तो क्या दिया यहाँ पर? 5 सेकेंड दिए। यहाँ पर एक टेबल पड़ी है और उस टेबल पे चॉकलेट्स रखी है। इस टेबल पे क्या रखे हैं? यहाँ पर चॉकलेट्स रखी है। इनको बोला है कि तुम लोगों के पास 5 सेकेंड है, अंदर जाना है, चॉकलेट लेकर के बाहर आना है। क्लियर? कितने टाइम है? 5 सेकेंड, 500%। तो यहाँ पर जैसे ही दरवाज़ा खुला, सारी भीड़ अंदर भाग के जाएगी, कोई यहाँ से, कोई यहाँ से, कहाँ से चॉकलेट उठाएगी और वापस आएगी। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि 500 के 500 एक सेकंड में अंदर पहुँच जाएंगे? नहीं, दरवाज़ा एक ही है। दरवाज़ा क्या है हमारा? एक ही है। वहीं से क्या होगा? सारे पर्सन एंटर करेंगे। तो एक बार में दरवाजे से 2 लोग एंटर कर लेंगे, 3 लोग एंटर कर लेंगे। तो ऐसा होगा लास्ट में आते आते कि ये सब अंदर तो घुस जाएंगे, पर कुछ लोग होंगे जो चॉकलेट उठा लेंगे, मोस्ट ऑफ द लोग, और बाहर आ जाएंगे। और कुछ लोग होंगे जो चॉकलेट तक पहुंच नहीं पाएंगे, कोई यहाँ तक पहुंचेगा, कोई यहाँ तक पहुंचेगा, कोई यहाँ तक पहुंच कर रह जाएगा और बिना चॉकलेट के वापस बाहर आ जाएंगे। क्लियर है? समझ आई मेरी बात? मतलब ये दरवाज़ा क्या हो गया? नॉस्ट्रिल। ये 500 क्या है? हमारी टाइडल वॉल्यूम। चॉकलेट लेना क्या हो गया? गैसियस एक्सचेंज। चॉकलेट लेना क्या हो गया? गैसियस एक्सचेंज। तो सभी लोगों के हाथ में चॉकलेट नहीं आई, बहुत सौ के आ गई और कुछ लोगों के हाथ में नहीं आई। मतलब यहाँ पर इसी को मैं यहाँ पे रख के देखता हूँ, जो 500 ml अंदर गई थी एयर, वो 500 ml पूरी की पूरी यहाँ पर डिफ्यूज नहीं होगी। वो पूरी 500 ml यहाँ पर डिफ्यूज नहीं होगी, क्योंकि हमने कंडक्टिंग जोन और एक्सचेंजिंग जोन के बारे में पढ़ा था। कंडक्टिंग जोन कहाँ तक था हमारा? टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक था। कहाँ तक था? टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक। मान लेते हैं यहाँ तक था। कहाँ तक था? यहाँ तक हमारा कंडक्टिंग जोन है। तो यहाँ से लेकर के जो एयर आ रही है, यहाँ तक के बीच में तो कभी गैसेस का डिफ्यूजन होगा ही नहीं। गैसेस का डिफ्यूजन कहाँ होगा? एक्सचेंजिंग जोन में होगा। यहाँ हो जाएगा टर्मिनल ब्रोंक्यूल में, एल्वियोलर डक्ट में, एल्वियोलर सैक में, या फिर एल्वियोलस में, यहाँ हो जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि 500 ml अंदर गई, पर यहाँ पर जो रह गई वो कितनी रह गई? 150 ml, जो एक्सचेंजिंग जोन तक पहुँची ही नहीं। और जो यहाँ तक पहुँची वो कितनी हो गई हमारी? 350 ml। कितनी हो गई वो हमारी? 350 ml। मिलाकर हो गया ना 500 ml। 150 और 350 को मिलाया तो क्या हो गया? 500 ml। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये तो वो अमाउंट ऑफ एयर है जिसने गैसेस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, और ये वो अमाउंट ऑफ एयर है जिसने एल्वियोलाई में पहुंच करके गैसेस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट कर लिया। आगे मेरी बात समझ में? तो यहाँ पर हम एक बार देखते हैं किसको क्या बोलते हैं। तो इस कंसर्न के हिसाब से देखें यहाँ पे, तो हम ये कहेंगे कि ये जो स्पेस है, ये स्पेस कैसा कहलाएगा? डेड स्पेस। कौन सा वाला स्पेस? ये वाला स्पेस क्या कहलाएगा? जहां पर गैसेस एक्सचेंज नहीं हुआ, ये क्या कहलाएगा? हमारा डेड स्पेस। तो और ये क्या कहलाएगी? हमारी डेड स्पेस एयर, जो डेड स्पेस में ही घूम के वापस आ गई, जो हमारे एक्सचेंजिंग जोन तक नहीं पहुंची। इट मीन्स ये वो एयर है विच कैन नॉट पार्टिसिपेट in the which cannot participate in the gaseous exchange. क्लियर? दूसरा, ये 350 ml वो एयर है जो कहाँ पहुंच गई? गैसेस एक्सचेंज के रीजन पहुंच गई, और जिसने गैसेस एक्सचेंज किया, राइट, उसने गैसेस एक्सचेंज किया। तो टाइडल वॉल्यूम क्या था हमारा?
500 ml, टाइडल वॉल्यूम क्या था 500 ml। बट अब इसके हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर हम दो तरह के वॉल्यूम देख लेंगे। एक देखेंगे पल्मोनरी वेंटिलेशन में किसने पार्टिसिपेट किया, और दूसरा देखेंगे एल्वियोलर वेंटिलेशन में किसने पार्टिसिपेट किया। पल्मोनरी वेंटिलेशन में कितनी गई 500, कितनी गई 500, तो पर मिनट 500 पर मिनट 12 ब्रीदिंग मान लेते हैं तो कितना हो जाएगा 6000 ml। ठीक है, लेकिन अगर एल्वियोलर वेंटिलेशन की बात करें तो एल्वियोलर में कितनी गई 350 ml ही पहुंची, उन्होंने ही गैसेज एक्सचेंज किया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 350 इंटू 12 कितना हो जाएगा 4200 ml। क्लियर है, बात समझ आ गई। मतलब हमारे यहाँ पर जो पूरा जोन होता है जिसमें हम क्या कर रहे हैं कंडक्टिंग जोन बोलते हैं, जिसमें सिर्फ गैस पास होती है गैसेज एक्सचेंज नहीं होता, उसमें प्रेजेंट एयर जो रह जाती है जो गैसेज एक्सचेंज तक नहीं पहुँचती उसको क्या बोलते हैं हम डेड स्पेस एयर बोलते हैं। जो कभी भी यहाँ पर गैसेज एक्सचेंज पार्टिसिपेट नहीं करेगी, ये कितनी होगी अराउंड टाइडल वॉल्यूम का 30%। क्या अराउंड टाइडल वॉल्यूम का 30%, डेड स्पेस एयर अराउंड टाइडल वॉल्यूम का 70% एल्वियोलर वेंटिलेशन में पार्टिसिपेट कर रही है। क्लियर है मेरी बात, आ गया समझ में। टाइडल वॉल्यूम को भी हमने फिर आगे डिस्क्राइब कर लिया कि कौन सी पार्टिसिपेट करती है और कौन सी पार्टिसिपेट नहीं करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वॉल्यूम पे। नेक्स्ट आ गया इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम, जिसे हम IRV बोलेंगे। ये शॉर्ट फॉर्म्स है ना, ये बहुत आती है और यही परेशान करती है, तो हमें ये शॉर्ट फॉर्म्स अच्छे से पता होना चाहिए। IRV मतलब इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। ये कहता है कि तुमने नॉर्मल इनहेल कर लिया नॉर्मल एक्सहेल कर लिया, बट अब करना क्या है, अब ये करना है बच्चों फोर्सफुल इनहेल करना है। इंस्पायरेटरी बोला ना उसने, तो हम क्या करेंगे फोर्सफुल इनहेल। जरा एक बात बताओ, फोर्सफुल इनहेल करते हैं तो वो टाइडल वॉल्यूम के अलावा होता है या टाइडल वॉल्यूम मिलाकर होता है। वो हमेशा टाइडल वॉल्यूम के अलावा एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर होगी जो हम फोर्सफुली क्या करेंगे इनहेल करेंगे। क्लियर है, तो एनसीईआरटी कहती है एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सिबल इंस्पायरेशन, मतलब फोर्स के थ्रू क्या करेगा वो इनहेल करेगा। तो टाइडल वॉल्यूम के अलावा जो यहाँ पर अमाउंट ऑफ एयर होगा वो क्या कहलाएगा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सिबल इंस्पिरेशन, आगे लिख लेना ओवर द टाइडल वॉल्यूम। वैसे इसे समझ जाओगे एडिशनल लिखा है तो clear? ये कितना होता है 2500 ml से लेकर के 3500 इसकी वैल्यू। मतलब नॉर्मली तो मैं 500 ml ही ले रहा हूँ 500 ml, पर जब जोर से खींचा तो क्या गया 2500 से लेकर के 3000 ml तक जा सकता है लंग्स कैपेसिटी के साथ। तो ये वेरी करता है यहाँ पर, ये एक रेंज है 2500 से 3000 ml। क्लियर है मेरी बात, आ गई ना। चलो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV क्या होता है। मैं भी नॉर्मल इनहेल कर रहा हूँ नॉर्मल एक्सहेल कर रहा हूँ, मतलब टाइडल वॉल्यूम 500 ml कंटिन्यूस बॉडी में इन आउट हो रही है। बट जब मैंने एक्सहेल किया कैसे नॉर्मली जैसे हो रहा है ना इनहेल एक्सहेल, ये नॉर्मल है। पर नॉर्मल एक्सहेल के बाद फोर्सफुली एक्सहेल करना और उसमें कितना अमाउंट ऑफ एयर निकलेगा वो क्या कहलाएगा ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देखो देखना नोटिस करना,
लास्ट वाले स्टेप पे मैं क्या करूँगा, फोर्सफुल एक्सपायरेशन करूँगा, जिसमें हम किस में काउंट करेंगे, ERV। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा टाइडल वॉल्यूम से। टाइडल वॉल्यूम में नॉर्मल एक्सेल के बाद मैं दिखाऊंगा आपको ERV। देखा मैंने क्या किया, नॉर्मल एक्सेल किया, देन मैंने जोर से सांस निकाली। तो नॉर्मल एक्सेल के बाद जो अमाउंट ऑफ एयर लंग से बाहर आया वो क्या था, ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। ये कितना होता है, 1000 ml से लेकर के 1100 ml तक इसकी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, इसमें भी ये चीज़ लिख लीजिए, ओवर द टाइडल वॉल्यूम, जिसमें टाइडल वॉल्यूम काउंट नहीं होगा, इसमें टाइडल वॉल्यूम काउंट नहीं होगा। आपको याद है अभी मैंने नॉर्मली एक्सेल के बाद में क्या किया, फोर्सफुल एक्सेल किया। तो फोर्सफुल एक्सेल किया तो क्या सारी हवा बाहर आ गई, नहीं। तो क्या सारी हवा बाहर आ गई, नहीं। जब सारी हवा मेरी बाहर नहीं आई तो फिर यहाँ पे लंग्स में कुछ एयर रह गई। हाँ, अगर सारी हवा बाहर आ जाती तो लंग्स कैसे हो जाते, कॉलेप्स, है ना। सारी हवा बाहर आ जाती तो लंग्स कैसे हो जाते हैं यहाँ पर, कॉलेप्स। तो हमारे लंग्स कॉलेप्स नहीं होते, चाहे मैं कितनी भी जोर से एक्सेल कर लूँ, मतलब मैं कितनी भी तेजी से फोर्सफुल एक्सेलेशन कर दूँ तो भी यहाँ पर हमारे लंग्स कॉलेप्स नहीं होते। इसका मतलब हमारे लंग्स में कोई ना कोई एयर है जो अभी भी लंग्स को फैला के रख रही है, और वो एयर जो कभी भी बाहर नहीं आती वो है हमारी रेसिडुअल वॉल्यूम। क्या कहलाएगी वो, हमारे रेसिडुअल वॉल्यूम। तो नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर रेसिडुअल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपिरेशन। वॉल्यूम एयर का जो हमेशा लंग्स में बना रहेगा, चाहे हम कितनी भी बार कितनी भी जोर से फोर्सिबल एक्सपिरेशन कर ले तो भी वो लंग्स में बना रहता है और लंग्स को फैले रखने में हेल्प करता है। दिस एवरेज इज 1100 ml टू 1200 ml, मतलब इसका क्या वॉल्यूम है, 1100 से लेकर के 1200 ml तक का इसका वॉल्यूम यहाँ पर बनता। क्लियर। अब मेरे पास एक और चीज़ है, एक चीज़ ये है कि मैंने जितनी भी 4 तरह की एयर पढ़ी, मैंने जितनी भी क्या पढ़ ली, 4 तरह की एयर कौन सी पढ़ी, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी वॉल्यूम, रिजर्व्ड वॉल्यूम, EIRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम, ERV, और एक रेसिडुअल वॉल्यूम, दैट इज RV। कौन सी पढ़ ली हमने, 4 तरह की। इन चारों को हमने नापा है, किससे नापा होगा, कौन सा डिवाइस बताया था मैंने, स्पायरोमीटर से। स्पायरोमीट्री प्रोसेस होता है, स्पायरोमीटर डिवाइस होता है जिससे नापते हैं। पर इन चार में से कौन सा वॉल्यूम ऐसा है जिनको हम स्पायरोमीटर से नहीं मेजर कर सकते, कौन सा वॉल्यूम ऐसा है जिसको हम स्पायरोमीटर से नहीं मेजर कर सकते, सोचो जल्दी। मैं इनहेल करूँगा, एक्सहेल करूँगा, तो जो अंदर आई एयर, जो बाहर गई एयर, वो यहाँ पर मेजर हो सकती है, किसके थ्रू होगी, स्पायरोमीटर के थ्रू होगी। दूसरे पे आते हैं IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मैंने कितना अमाउंट ऑफ एयर तेजी से एक्सहेल किया, सॉरी तेजी से इनहेल किया, वो अमाउंट ऑफ एयर जब खींचेगा तो सकिंग होगी, और उस वजह से मैं यहाँ पर एयर को कैप्चर कर पाऊंगा कि मैंने कितना अमाउंट उसको इनटेक किया। अगर थर्ड की बात करें, ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मैंने कितनी ज़ोर से एयर को बाहर फेंका, जो कि हमारे एयर बाहर आएगी उसको मैं अमाउंट देख लूँगा कितना है, और उसको मैं क्या बोल लूँगा, ERV। नेक्स्ट RV, रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम हम कितनी भी ज़ोर से फोर्सफुल एक्सपिरेशन करें, यहाँ पर RV बाहर आती नहीं है, RV लंग से बाहर आएगी ही नहीं, और अगर बाहर आ गई तो इंसान बचेगा ही नहीं, क्योंकि सारी एयर बाहर तो लंग्स कॉलेप्स। तो RV, रेसिडुअल वॉल्यूम, वो वॉल्यूम है जिसे हम स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते। आगे ना हमारी बात समझें, RV वो रेसिडुअल वॉल्यूम है जिसे हम स्पायरोमीटर से
मेजर नहीं कर सकते। क्लियर है? चलो अब मैं आपको एक डायग्राम बना लेते हैं और फिर हम उसमें कुछ देखते हैं। 1 मिनट। यहाँ पे देखो मैंने बनाया एक लंग्स। मैं इन वॉल्यूम्स को याद करने का तरीका बता रहा हूँ। लंग्स को यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे 4 लेयर्स। ठीक है, ये है रेसिडुअल वॉल्यूम जो कभी भी बाहर नहीं निकलेगा, ये हमेशा लंग्स में बना रहेगा। ये है ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। ये है TV, टाइडल वॉल्यूम। ये है IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। ठीक है, तो ये जो लंग्स हैं इसमें क्या होगा, तो पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, इसकी। ये वो वॉल्यूम है जो मैंने इनहेल किया, एक्सेल किया, इनहेल किया, एक्सेल किया ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। जब मैंने इनहेल किया और फिर मैं जोर से सांस खींचूंगा तो कौन सी आ जाएगी फिर, IRV। कौन सी आ जाएगी उसमें ऊपर, IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। इसकी वैल्यू कितनी थी, याद करो, 2500 से 3000 ml थी। टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू कितनी थी, 500 ml थी। क्लियर है? अगर मैंने फिर एक्सेल किया तो IRV बाहर जाएगी पहले, देन TV बाहर जाएगी। फिर इनहेल किया तो TV अंदर आएगी, फिर एक्सेल किया तो TB बाहर जाएगी। फिर फोर्सफुली एक्सेल किया तो ERV बाहर जाएगी। इनहेल किया तो ERV अंदर आएगी, देन TB अंदर आएगी। आएगा ना ऐसे ही? और मैं कितना भी जोर से बाहर निकाल दूं एयर को, कितना भी फोर्सफुली एक्सेल कर दूं, कभी भी RV बाहर नहीं आएगी। इसलिए मैंने RV को कहाँ रखा, नीचे रखा। आगे मेरी बात समझ में? जरा इनकी वैल्यूज देख लेते हैं। अगर मैं RV कहूँ तो RV कितनी थी, RV कितनी थी, 1 1100 से 1200। छोटा हो गया बहुत ज़्यादा, मैं इधर बाहर लिख देता हूँ। यही थी RV। ये देखो 1100 से 1200, इसके पीछे ERV कितनी थी, 1000 से 1100। ठीक है, ये कितनी थी, टाइडल वॉल्यूम कितना था, सबसे कम था। IRV कितनी थी, सबसे ज़्यादा थी। ये सब ML में, ये सब किस में आ गए हमारे, नेक्स्ट कैपेसिटी। देखो वॉल्यूम्स खत्म हो गए, अब वॉल्यूम्स के एडिशन से जो हमारी कैपेसिटी बनती है वो क्या है, वो ये है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, IC। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मतलब है टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक पर्सन जो इंस्पायर कर सकता है आफ्टर नॉर्मल एक्सपीरेशन। क्या कह रहा हूँ मैं, एक पर्सन जो इनहेल कर सकता है अमाउंट ऑफ एयर, कब, नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद। कब, नॉर्मल एक्सपीरेशन। क्लियर है? तो यहाँ देखो मैंने कहा कि यहाँ पे ये तो हो गया नॉर्मल इनहेल, ये हो गया नॉर्मल एक्सेल। IRV और TV ऊपर ही ऊपर है। यहाँ पर हमें क्या निकालना है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी IC। क्या निकालना है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी IC। तो मैंने क्या पढ़ा था अभी कि एक पर्सन जो अमाउंट ऑफ एयर इनहेल करेगा
आफ्टर कितना नॉर्मल एक्सेल। तो मैंने एक बार इनहेल किया था, देन नॉर्मल एक बार एक्सेल किया। एक्सेल किया तो ये दोनों, ये जो टाइडल वॉल्यूम है ये बाहर निकल गया लंग से। अब अब जब मैं कितना भी फोर्सफुली एक्से इनहेल करूं तो यहाँ पर टीवी भी जाएगा अंदर और आईआरवी भी अंदर जाएगा। क्या जाएगा? टीवी भी अंदर जाएगा और आईआरवी भी अंदर जाएगा। तो यही कहूँगा ना मैं। तो ये वाला पार्ट, कौन सा वाला पार्ट? ये ये क्या बन गया मेरा? इंस्पायरेटरी। ये क्या बन गई मेरी? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। जरा वापस से सुन लेना, एक चीज़ समझ आएगी अच्छे से तो बाकी का समझना आसान हो जाएगा। मैंने कहा, मैंने एक बार नॉर्मल एक्सेल कर दिया। अब मैं कितनी भी तेज़ी से सांस लूँ तो कौन कौन से वॉल्यूम अंदर जाएंगे? पहले तो टीवी जाएगा, देन आईआरवी जाएगा। पहले तो टीवी जाएगा, देन आईआरवी जाएगा। तो टीवी और आईआरवी मिलके क्या बन जाएगा मेरा? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। देखो, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या मिलके बन गया? टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी। कितना होता है टाइडल वॉल्यूम? कितना है मेरे? 500। आईआरवी कितना है? आईआरवी हमारा कितना था? यहाँ पर कितना था आईआरवी? कितना बन जाएगा? अराउंड, हम ये कहेंगे, ये क्या है मेरी? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ये क्या है मेरे? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। क्लियर है? आ गई मेरी बात समझ में? क्या कहा मैंने? टीवी प्लस आई आर बी इक्वल्स टू आई सी। एक पर्सन कितना इनहेल कर सकता है? एक नॉर्मल एक्सेल के बाद में कितना इनहेल कर सकता है? वो अमाउंट ऑफ एयर क्या बन जाएगा? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो कैपेसिटी किससे मिलकर बनी है? डिफरेंट डिफरेंट टू वॉल्यूम्स। तो हमने क्या बोला था कि हम वॉल्यूम्स पढ़ेंगे और वॉल्यूम से डिराइव करके हम क्या पढ़ेंगे? कैपेसिटीज पढ़ेंगे। क्लियर है? आगे नहीं समझ में? चलिए नेक्स्ट, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, ईसी। मतलब कितना एक पर्सन, यहाँ पर एक पर्सन कितना एक्सपायर कर सकता है? कब? आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। अ वॉल्यूम ऑफ एयर दैट अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन। एक बार नॉर्मल सांस ले ली, उसके बाद मैं कितना सांस छोड़ सकता हूँ? कितना अमाउंट ऑफ एयर यहाँ पर रिलीज कर सकता हूँ? तो ये देखेंगे। मैंने क्या ली? एक बार सांस ले ली। जब सांस ले ली तो मैं कितना अमाउंट छोड़ सकता हूँ? नॉर्मल एक्सेल में तो टीवी, और फोर्सफुल कर दूंगा तो ई आर वी। फोर्सफुल कर दूंगा तो ई आर वी। तो यहाँ पर ये टीवी प्लस ई आर वी मिलकर क्या बन गया? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। क्या बन जाएगा ये हमारा? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या है? टीवी और ई आर वी। तो टीवी कितना था? 500। ई आर वी कितना था? मैक्सिमम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा? 1600 हुआ। तो ईसी की कैपेसिटी कितनी हो गई? 1600 ml। याद रखना, नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद में एक्सेल करना है। क्या करना है? नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद में हमें एक्सेल करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी से हम बोलते हैं एफ आर सी। क्या बोलते हैं? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, जिसे हम बोलते हैं एफ आर सी। रेसिडुअल से इस वर्ड को पकड़ लेना, ये इम्पॉर्टेंट है। एफ आर सी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एफ आर सी पूछा जाता है ज़्यादा। सर समझ में आ गया? एफ आर सी इम्पॉर्टेंट है। एफ आर सी में रेसिडुअल वर्ड को हमें कैप्चर कर लेना है और हमें उससे आइडेंटिफाई करना है। रेसिडुअल का मतलब एक नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल इनहेलेशन, नॉर्मल एक्सहेलेशन हम करते हैं। मतलब टाइडल वॉल्यूम के बाद में, एक नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद में लंग्स में कितना अमाउंट ऑफ एयर रह जाता है, वो क्या जाएगा? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, जो रिजर्व्ड होकर के हमारी बॉडी में फंक्शन करती रहती है। तो यहाँ पर कौन सी आएगी? ज़रा देखिए, मैंने क्या कहा कि नॉर्मल एक्सेल के बाद में जो स्टोर रहती है
ये वाली, और जब ये अमाउंट ऑफ एयर रहेगा तो ये फंक्शन करेगी, लंग्स को एक्सपेंड करने में हेल्प करेगी। तो ये है हमारी कौन सी, ई आर वी, और मिलेगा आर वी, क्या बनेगा, एफ आर सी। आर वी और ई आर वी मिलेगा तो क्या बनेगा, एफ आर। ठीक है, तो यहाँ पर ई आर वी की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम ले लेते हैं। आर वी की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम ले लेते हैं। कितना हो गया हमारे, 2300 ml। 2300 ml किसकी वैल्यू है, एफ आर सी। किसकी वैल्यू है, एफ आर सी। क्या था ये ध्यान रख लेना, वॉल्यूम ऑफ एयर जो हमेशा लंग्स में बनी रहेगी नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद। नॉर्मल एक्सपायर कर दिया मैंने, अभी जो लंग्स में एयर है वो क्या है मेरी, एफ आर सी, है ना, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, वाइटल कैपेसिटी। क्या है हमारे यहाँ वाइटल कैपेसिटी, इसको मैं कह सकता हूँ मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर एक पर्सन जो ब्रीद इन कर सकता है आफ्टर पोस्ट एक्सपायरेशन। पोस्ट एक्सपायरेशन के बाद में अगर कोई पर्सन ब्रीद इन कर सकता है तो वो क्या कहलाएगा। देखो मैंने कहा फोर्सफुली मैंने क्या कर दिया, एक्सेल किया, तो नॉर्मल एक्सेल में तो ये चला गया। फोर्सफुल एक्सेल करूंगा तो ईआरवी भी बाहर, है ना। तो फोर्सफुल एक्सेल किया तो ईआरवी बाहर। अब पर्सन में कितना अमाउंट ऑफ एयर इनहेल करने की कैपेसिटी है, वो ईआरवी भी ले सकता है, टीवी भी लेगा, और आईआरवी भी खींच सकता है फोर्सफुली। यही होगा, वापस समझाऊं। मैंने कहा कि एक पर्सन जो नॉर्मल एक्सेल करता है, उसके बाद वो क्या करता है, फोर्सफुल एक्सेल करता है। कहाँ तक आ गए हम, कहाँ तक, लंग्स में क्या रहेगा, ओनली आरबी। लंग्स में क्या रह गया, ओनली हमारे आरबी रह गया। तो इसके बाद में जैसे ही हम मुंह खोलेंगे तो सबसे पहले जो रिजर्व वॉल्यूम था एक्सपायरेटरी वाला वो जाएगा अंदर, देन नॉर्मल ब्रीथ होगा टीवी, फिर हम जोर से सांस भी खींच सकते हैं तो आईआरबी भी आ गया, है ना। तो यहाँ पर वाइटल कैपेसिटी क्या कहलाएगी, यही कहलाएगी कि लंग्स में वेंटिलेशन वाली कंप्लीट अमाउंट ऑफ एयर जो बाहर जा सकती है और बाहर आ सकती है वो कितनी है। तो उसको हम यहाँ पर मेजर कर लेते हैं। इसको मेजर कर लेते हैं कहाँ से कहाँ तक, आई आर वी, टी वी और ई आर वी। ये क्या कहलाएगा मेरा, वाइटल कैप। ये क्या कहलाएगा मेरे, वाइटल कैपेसिटी। तो जरा इसको अपन मेजर करते हैं कितना बैठता है ये। तो ई आर वी कितना बैठा, ई आर वी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है, 1100। टाइडल वॉल्यूम कितना है, मैक्सिमम ले लेते हैं, आई आर वी कितनी है, हो गया। ये टोटल कितना हो गया, 4600। वाइटल की कैपेसिटी कितनी हो गई, 4600 ml। आ गया सारे अभी तक के वॉल्यूम्स के बाद निकाले हुए कैपेसिटी समझ आ गई, अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट आते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी, इसको बोलते हैं टीएलसी। टोटल लंग कैपेसिटी क्या कहलाता है हमारे यहाँ पर, टीएलसी। टीएलसी का मतलब है कि लंग्स में टोटल अमाउंट ऑफ एयर कितनी होगी, फ्रॉम बॉटम टू टॉप तक टोटल अमाउंट ऑफ एयर कितनी होगी, उसके होगा बोलेंगे टीएलसी, टोटल लंग्स कैपेसिटी। ये रहा। तो टोटल अमाउंट ऑफ एयर ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी। तो टोटल अमाउंट ऑफ एयर में हम काउंट कर लेते हैं यहाँ से, आई आर वी, टी वी, ई आर वी और आर वी। ये क्या बन जाएगा, टोटल लंग कैपेसिटी टीएलसी। इसमें हम चारों की बात कर लेंगे, किसकी बात कर लेंगे हम इधर, इन चारों की बात करेंगे। तो टीएलसी में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएंगे। चारों कौन से आ जाएंगे, आरबी, आरबी कितना आ गया, 1200।
IRV कितना है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होगा हमारा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होगा कितना 3000। टाइडल वॉल्यूम कितना हो गया 500। और ERV कितना हो गया टोटल 5800 ml। कितना हो गया 5800 ml। तो TLC कितनी है हमारे 5800 ml। क्या हम इसको ऐसे लिख दें, TLC इक्वल्स टू VC प्लस RV। सोच के बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं TLC को VC प्लस RV। वाटर कैपेसिटी कितनी थी, अभी पिछले पे बात की थी, वाटर कैपेसिटी में कौन कौन था, वाटर कैपेसिटी में, वाटर कैपेसिटी में कौन कौन आता है हमारे, ERV, TV, IRV। ये क्या फॉर्म करते हैं हमारे, वाइटल कैपेसिटी। क्या फॉर्म करता है ये हमारा, वाइटल कैपेसिटी। प्लस में रेसिडुअल वॉल्यूम ऐड कर दिया, यही तो है। TLC को मैं VC प्लस RV बोल सकता हूँ ना, VC प्लस RV। अगर मैं इस तरह से देखूंगा तो वाइटल कैपेसिटी कितनी आई थी मेरे 4600 प्लस RV कितनी थी 12, कितना आ गया 5600। आ गया ना, वही चीज़ है, क्या है, वही चीज़ है, बिल्कुल सेम चीज़ हम वहाँ पर वापस पहुँच गए। चलिए, इसके बाद आता है कि क्या क्या पढ़ा हमने, रिवाइज कर लेते हैं एक बार। पहले हमने पढ़े यहाँ पर टोटल वॉल्यूम्स 4, कैपेसिटीज़ 5। वॉल्यूम्स कितने 4, कैपेसिटीज़ कितने 5। कौन कौन से थे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे हमने पढ़ा था टाइडल वॉल्यूम। सेकंड नंबर पे हमने पढ़ा था पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। थर्ड नंबर पे हमने पढ़ा था एक्सपायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। फोर्थ नंबर पे हमने पढ़ा था रिजर्व्ड वॉल्यूम। फिफ्थ नंबर पे हमने पढ़ा था एक्सपायरेटरी कैपेसिटीज़। सिक्स नंबर पे हमने पढ़ा एक्सपायरेटरी कैपेसिटीज़, ठीक है। सेवन्थ नंबर पे हमने क्या पढ़ा था, FRC, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। एट नंबर पे क्या पढ़ा था, वाइटल कैपेसिटी। नाइन्थ नंबर पे हमने क्या पढ़ा था, टोटल लंग कैपेसिटी। हमने सारे वॉल्यूम पढ़ लिए, सारे के सारे हमने कैपेसिटीज़ पढ़ ली। तो जल्दी से अब इन वॉल्यूम का नंबर, कैपेसिटी का नंबर इनके सामने लिखो बिना देखे, जल्दी से। कौन लिख सकता है, जल्दी लिखो। TV टाइडल वॉल्यूम कितना है 500 ml, याद करना पड़ेगा, याद करने के अलावा कोई चारा नहीं है। IRV कितना है, IRV है हमारे 2500 से लेकर के 3000 ml तक। ERV कितना है, ERV हमारे 1000 से लेकर के 1100 ml तक। RV कितना है, रेसिडुअल वॉल्यूम 1100 से लेकर के, सॉरी हाँ 1200 ml तक। क्लियर है। इसके बाद IC किससे मिलके बना है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऊपर वाले प्लस टाइडल वॉल्यूम, इन्हीं से मिलके बना है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम से ही मिलके बना है हमारा IC। कितना हो जाता है, IRV कितना है, एग्जाम ले लेते हैं 3000 प्लस TV 5, कितना हो गया हमारा ये 35। रिवाइज करा रहा हूँ ताकि लर्न हो जाए। क्या कर रहे हैं हम, रिवाइज, ताकि हमें लर्न हो जाए। नाउ EC किससे मिलके बना था, TV और ERV से। ERV प्लस TV, ERV कितना था, मैक्सिमम ले लेते हैं 1100। 1100 प्लस 500 कितना हो गया 1600 ml।
एफ आर सी में क्या था, ई आर वी प्लस आर वी। ई आर वी कितना है 1100 प्लस आर वी 1200, कितना बन गया था 2300 ml। बी सी की बात करें, वाटल कैपेसिटी, तो वाटल कैपेसिटी कितनी थी, तीनों मिला लो, आई आर वी टी वी प्लस ई आर वी, तो कितना बन गया यहाँ पर, आई आर वी कितना है 3000, टी वी 500 प्लस ई आर वी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना हो गया 4600 ml। टी एल सी की बात कर लें, टी एल सी कितना था, टी एल सी में सब आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रेसिडुअल वॉल्यूम आ जाएगा प्लस वी सी आ जाएगा, तो ये कितना था, वी सी हमारा कितना है 4600, रेसिडुअल वॉल्यूम है 1200 प्लस 4600, कितना हो गया 5800 ml। तो ये हो गए सारे वॉल्यूम और कैपेसिटीज रिवाइज्ड। ये इतने अच्छे से याद होने चाहिए कि अगर रात को सपने में आकर भी अगर मैं पूछ लूँ ना कि टीएलसी क्या होता है, तो तुरंत आवाज़ निकलना चाहिए सर 500, 5800, कितना होना चाहिए 5800। अब कोई भी उठा के पूछ ले तुमसे, कभी भी कोई भी क्लास में पूछ ले तुरंत, वो भी रास्ते चलते पूछ ले, तो पता होना चाहिए। अगर ये वैल्यूज़ हमें पता है, और अगर आप अपने किसी रिलेटिव को लेकर जाते हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के क्लिनिकल असेसमेंट के लिए, तो वहाँ वैल्यूज़ आएगी और ये आपको हेल्प करेगी ये जानने पहचानने में कि मेरा जो रिलेटिव है कि वो कितना अमाउंट ऑफ एयर ले रहा है, कितना नहीं ले रहा है, कितना कम ले रहा है, उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप उससे उसका बीमारी का थोड़ा सा अंदाज़ा लगा पाएंगे। समझ गए? चलिए, ये हो गए हमारे टोटल वॉल्यूम और कैपेसिटीज़। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस। हमने अभी तक जितने भी टॉपिक्स पढ़े, कौन कौन से पढ़े थे टॉपिक्स, हमने टॉपिक्स पढ़े थे, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लेक्चर 1 से। इंट्रोडक्शन पढ़ा था, रेस्पिरेशन के स्टेप्स पढ़े थे, कौन से थे स्टेप 5, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे, फिर हमने स्टार्ट किया था डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, वो पढ़ लिए। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है यहाँ पर, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा, हमने रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन पढ़ लिया, एल्वियुलर मेम्ब्रेन पढ़ लिया, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स पढ़ लिए। उसके बाद हमने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कर ली। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बाद में आज हमने रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ पढ़ ली। तो इन्हीं से रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चंस होंगे, जो हमारे PYQs हैं पिछले 5 साल के, वही मैंने यहाँ इंपॉर्टेंटली डाले हैं ताकि हमें पता लग सके कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और हमने क्या पढ़ा है, तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। चलिए, तो यहाँ पर इवेंट्स, फॉर रीड द फॉलोइंग इवेंट्स इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेशन। ह्यूमन रेस्पिरेशन में जो इवेंट्स हैं उनको हमें यहाँ दिया गया है, हमें इन्हें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। किस में अरेंज करना है हमें इन्हें, असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड, ओके, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस एल्वियुलर मेम्ब्रेन, ओके, पल्मोनरी वेंटिलेशन, ओके, सेल्युलर रेस्पिरेशन, ओके, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एट टिश्यू लेवल। हमने सबसे पहले क्या कहा था, याद करो, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से गैस कहाँ जाएगी, लंग्स में, फिर क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज होगा, फिर क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा गैस का, ट्रांसपोर्टेशन वाया ब्लड, ट्रांसपोर्टेशन ओके, फिर क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज होगा, गैसियस एक्सचेंज होगा तो फिर क्या होगा, सेल के अंदर रेस्पिरेशन होगा, दैट मीन्स सेल्यूलर रेस्पिरेशन। यही स्टेप्स थे हमारे, यही स्टेप थे। तो यहाँ पर जब हमारी एयर एंटर कर रही थी तो इसे हमने क्या बोला था, पल्मोनरी वेंटिलेशन। क्या बोला था इसको हमने, पल्मोनरी वेंटिलेशन। दूसरा गैसियस एक्सचेंज किसके बीच में, एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में, ट्रांसपोर्ट हो गई। फिर यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज किसके बीच में, ब्लड और टिश्यू के बीच में। क्लियर है? तो इसको अरेंज कर लो। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड मतलब ये तो 3rd नंबर पे आएगा, किस पर आएगा, ये 3rd नंबर पे आएगा। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस एल्वियुलर मेम्ब्रेन, एल्वियोलाई तो यहाँ पर है, तो ये क्या हो गया हमारा, 2nd नंबर पे आया। पल्मोनरी वेंटिलेशन, यस ये रहा पल्मोनरी वेंटिलेशन, ये किस पे आया, 1st नंबर पे।
आया। सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ये रहा सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ये तो हमारा फिफ्थ स्टेप है, ठीक है। लास्ट, ये फिफ्थ हो गया, बचा क्या ये डिफ्यूजन ऑफ गैस टिश्यू लेवल, ये कौन सा हो गया हमारा फोर्थ। तो अरेंज कर लेते हैं, सी बी ए ई डी, ये रहा ऑप्शन सी बी ए ई डी, कहाँ है ये रहा सी बी ए ई डी। आया ना क्वेश्चन। सबसे पहले पढ़ाया था कि रेस्पिरेशन में अलग अलग स्टेप्स होते हैं। इनहेल होती है एयर, लंग्स में पहुंचती है, लंग्स से एल्वेलाई से ब्लड में जाती है, गैसेज एक्सचेंज होता है डिफ्यूजन से, ब्लड में फिर ट्रांसपोर्ट होकर के घूमती रहती है टिश्यूज़ में जाने के लिए, ब्लड कैपिलरी से लेकर के टिश्यू में पास होती है बाय डिफ्यूजन। जब सेल में एंटर करती है तो सेल के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, एनर्जी बनेगी और उसको क्या बोलते हैं हम, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ये पढ़ाया था। तो यहाँ पर अरेंज किया हमने और ये हमारा अरेंजमेंट से पूरा आंसर सही निकल गया, सी बी ए ई डी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल द रेस्पिरेशन अकर थ्रू लंग्स ओनली, किसके थ्रू, ओनली लंग्स। क्या बोला इन्होंने हमें, ओनली लंग्स, लंग्स के थ्रू किसमें होता है, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स। रेप्टाइल्स और बर्ड्स तो ओके है, बट एम्फीबियंस में ओनली लंग्स नहीं होते। एम्फीबियंस में क्या होता है, स्किन भी होती है, एम्फीबियंस में बकल कैविटी भी होती है, एम्फीबियंस में लंग्स भी होते हैं। तो ये वाला ऑप्शन हो गया हमारा यहाँ पर रॉन्ग। नाउ एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स, एम्फीबियंस फिर मैंने बताई दिया, एम्फीबियंस रॉन्ग। देन यहाँ पर भी एम्फीबियंस आ गया, क्लियर है। तो रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स ये करेक्ट है। इन तीनों में ओनली लंग्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ट्रेकिया इन कैट डिवाइड्स इनटू लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई एट द लेवल ऑफ। ट्रेकिया, ये आई थी ना ट्रेकिया, डिवाइड होके क्या बनाएगी वो, एक लेफ्ट ब्रोंका एक राइट ब्रोंका है। तो मैंने बताया था कि वो कहाँ डिवाइड होती है, कौन सी लोकेशन होती है जो वो डिवाइड होती है। थोरेसिक कैविटी पूछा ही नहीं है इसने ऑप्शन में, इसने कहा है कौन सी वर्टिब्रा पे होती है। एनसीईआरटी में गिवन है, एनसीईआरटी के अंदर साफ साफ लिखा है कि हमारे ट्रैकिया कौन सी वर्टिब्रा की पोजीशन पे आकर डिवाइड होती है ब्रोंकाई में। समझ आ गया। तो हमने पढ़ा भी था, कौन सा था, थोरेसिक वर्टिब्रा कौन सी होती है, ये थोरेसिक केज है, यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा थोरेसिक केज है। तो थोरेसिक केज आगे से स्टर्नम से लॉक है और पीछे वर्टिब्रा से लॉक है। तो थोरेसिक केज में प्रेजेंट जो वर्टिब्रा है वो सारी थोरेसिक वर्टिब्रा कहलाती है। ये गर्दन वाली सर्वाइकल वर्टिब्रा कहलाती है, नीचे एब्डोमेन वाली लंबर वर्टिब्रा कहलाती है। तो थोरेसिक वर्टिब्रा में 5वें नंबर की वर्टिब्रा होती है। उस लोकेशन पे जब ट्रैकिया पहुंचती है तो वो डिवाइड हो जाती है ब्रोंकाई के अंदर, एक लेफ्ट ब्रोंकाई और एक राइट ब्रोंकाई। तो इसका ऑप्शन बी, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। चलिए, two friends are eating together on a dining table. One of them suddenly start coughing while swallowing some food. This coughing would have been due to improper movement of। जब दो फ्रेंड्स खाना खा रहे हैं और एक जने के ऊपर अचानक से क्या हो गया, यहाँ पर खाने खाने के साथ में खांसी स्टार्ट हो गई, खाने निकलने के साथ ही। तो कफिंग का रीज़न क्या है, हमने पढ़ा था, याद करो क्या पढ़ा था, ये हमारे क्या है, फूड पाइप, उसके इधर क्या थी हमारे, विंड पाइप। तो विंड पाइप में एक ढक्कन था, क्या था, ढक्कन, जिसे हमने क्या बोला था, एपिग्लॉटिस। अब ये ढक्कन जो है, इस एपिग्लॉटिस जब ये ऐसे खुला है और अगर फूड आ गया और फूड आया तो क्या हो जाएगा, ये विंड पाइप मतलब ट्रैकिया में एंटर करेगा। जब ये विंड पाइप मतलब ट्रैकिया में एंटर करेगा तो फिर वो लंग्स में जाएगा फूड और लंग्स को ब्लॉक करेगा, हमें सांस लेने में तकलीफ होगी और हम क्या करेंगे, यहाँ पर जोरदार खांसी आएगी ताकि वो फूड बाहर निकल जाए। वो बाहर नहीं निकला, विंड पाइप ब्लॉक हो गया तो हम दुनिया से बाहर निकल जाएंगे, है ना। इसीलिए यहाँ पर क्या था, एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस हमारे, हमने बोला था लेरिंग्स की ओपनिंग को बोलते हैं ग्लॉटिस, और ग्लॉटिस के ऊपर कार्टिलेजिनस फ्लैप क्या था, एपिग्लॉटिस, जो प्रिवेंट करता है किसको, फूड की एंट्री को ट्रैकिया में आने से। जब फूड की एंट्री ट्रैकिया में नहीं होगी तो हमें कोई खांसी नहीं आती, हमारे कोई खाना अटकता नहीं है। एपिग्लॉटिस इज द राइट आंसर। क्या है इसका राइट आंसर, एपिग्लॉटिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिगर गिवन बिलो शो अ स्मॉल पार्ट ऑफ ह्यूमन लंग्स वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, in which one of the option given below the one part A, B, C or D is correctly identified along with its function।
ये एनसीईआरटी का डायग्राम है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का, याद करो मैंने पढ़ा दिया। यहाँ पर ये है ए, ये है सी, अगर थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा विजिबल कर रहा हूँ। ये है बी, ये है डी, अभी तो क्लियर दिख रहा होगा, है ना। ए क्या कहलाती है हमारे, एल्वियोलस। सी क्या है, आरबीसी मेंशन करी है इन्होंने, ठीक है। बी और डी, डी क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। डी क्या है यहाँ पर, बेसमेंट मेम्ब्रेन, क्लियर है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, इन्होंने क्या ऑप्शन दिए हैं, ए आर्टेरियल कैपिलरी पासेस ऑक्सीजन टू टिश्यू, ए रॉन्ग। ए क्या है हमारा, नहीं सी है, सी सॉरी, सी इज आर्टेरियल कैपिलरी पासेस ऑक्सीजन टिश्यू। ये आर्टेरियल कैपिलरी तो है, बट यहाँ पर हम बात करेंगे, ये अभी कौन सा ब्लड लेके आ रही है, डी ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया हमारे यहाँ पर, रॉन्ग। एल्वियुलर कैविटी द मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, यस ये एल्वियोलस है, यहीं पर गैस आ रही है और ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ पास होती है, ये बिल्कुल सही बोला इन्होंने। आगे के ऑप्शन भी देख लेते हैं, डी कैपिलरी वॉल, exchange of O2 and CO2 takes place here. D is a capillary wall. No, D यहाँ पर बेसमेंट मैम्ब्रेन शो कर रही है, क्या शो कर रही है, D हमारे यहाँ पर बेसमेंट मैम्ब्रेन। बेसमेंट मैम्ब्रेन भी यहाँ पर ऑक्सीजन CO2 से क्रॉस होके जाती है, बट यहाँ पर वो कैपिलरी वॉल नहीं है। अगर ये बेसमेंट मैम्ब्रेन लिखता ना यहाँ पे तो ये आंसर सही हो जाता है, ये ऑप्शन भी रॉन्ग। बी क्या है, रेड ब्लड सेल ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 मेनली, बी आरबीसी है, बट ये यहाँ पर आरबीसी क्या कर रही है, हमारे CO2 को मेनली यहाँ पर लेके नहीं जा रही, यहाँ पर वो मेनली O2 को लेके जाएगी। CO2 तो यहाँ पे लेके जा रही है, यहाँ की आरबीसी CO2 लेके आ रही है, यहाँ की आरबीसी O2 लेकर जा रही है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया यहाँ पर, रॉन्ग। द राइट आंसर इज ओनली ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्थमा मे बी एट्रीब्यूटेड टू, हमने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स पढ़े थे, याद करो। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर क्या कह रहे थे, 3 तरह की डिजीज थी, एस्थमा पढ़ी, एम्फाइसीमा पढ़ी, और एक हमने रेस्पिरेटरी ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर पढ़ा। एस्थमा क्या था, एलर्जी थी। एस्थमा क्या था, एलर्जी। वो किसी बैक्टीरिया वायरस किसी पैथोजन से नहीं हो रही थी, वो किससे हो रही थी, हमारे पॉल्यूटेंट से, जो पोलन ग्रेन से जब वो अंदर जाते हैं तो हमारे ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लामेशन हो जाती है, और इन्फ्लामेशन की वजह से उनकी जो वॉल है वो थिन से थिक हो जाती है, तो अंदर का स्पेस नैरो हो जाता है, और नैरो होने की वजह से उनमें एयर सही अमाउंट में पास नहीं हो पाती और आवाज़ आती है, व्हीजिंग साउंड क्रिएट होता है, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, नो। एलर्जिक रिएक्शन टू द मस्ट सेल इन द लंग्स, इन्फ्लामेशन ऑफ द ट्रैकिया, ट्रैकिया में नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ट्रैकिया में क्या है, सी शेप कार्टिलेज रिंग्स हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द लंग्स, नो। ये क्या आ गया हमारा, एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द मसल्स, मैंने क्या बोला था, इन्फ्लामेशन होता है किसमें, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक डायग्राम दिया है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जिसमें ए बी सी एंड डी लेबल थिंग्स हैं, हमें यहाँ पर सही करेक्ट आइडेंटिफिकेशन देखना है, मेन फंक्शन करेक्टरिस्टिक हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो ज़रा पहले हम देख लेते हैं, ए क्या है हमारा, ए क्या मार्क है, ट्रैक किया, ठीक है। बी क्या मार्क है और सी क्या मार्क है, और डी, डी क्या है हमारा, डायफ्राम। सी क्या मार्क है हमारे, एल्वियोला है, और बी क्या है हमारे, प्लूरा। बी क्या मार्क है यहाँ पर, प्लूरा। चलिए देखते हैं, डी लोअर एंड ऑफ लंग्स, डायफ्राम पुल इट डाउन ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। डी एंड का लोअर पार्ट है, लंग्स का लोअर पार्ट नहीं है, खत्म। डायफ्राम तो पुल होता है इंस्पिरेशन में, ये सही था, लेकिन ए इज अ ट्रैकिया, यस। लॉन्ग ट्यूब सपोर्टेड बाय कंप्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स फॉर कंडक्शन इंस्पायर्ड एयर, ए ट्रैकिया है, लंबी ट्यूब है, इस पे सी शेप की इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं, और इसने क्या लिखा, कंप्लीट, तो ये हो गया रॉन्ग, क्लियर। बी प्लूरल मेम्ब्रेन surround ribs on both sides to provide cushion against rubbing, yes। बी क्या है, प्लूरा है, मैंने बताया।
डबल मेम्ब्रेन होती है और ये रिब्स को कवर करके रखती है, ठीक है। क्या करती है, साइड्स टू प्रोवाइड कुशन अगेंस्ट रबिंग, ठीक है, आ गया समझ में। यस, लेकिन इसमें सराउंड रिब गलत है, रिब के बाहर नहीं होती, रिब के अंदर होती है, ठीक है। एल्वेलाई, सी एल्वेलाई लिखा मैंने। थिन वॉल्ड होती है, यस थिन वॉल्ड होती है। वेस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर जिससे गैस एक्सचेंज होता है, यस। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया हमारे ऑप्शन डी। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स एक्सपीरेशन। आगे ना आज वाले क्वेश्चन आज जो पढ़ाया उसी में से वापस से लंग्स बना लो, सॉल्व करने का एक ही तरीका है बच्चों, लंग्स बनाओ। ये क्या है, रेसिडुअल वॉल्यूम। ये क्या है, एक्सपायरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। ये क्या है, टाइडल वॉल्यूम। ये क्या है, इंस्पायर्ड रिजर्व्ड वॉल्यूम। क्या बोला इसने, अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स एक्सपीरेशन। फोर्स एक्सपीरेशन का मतलब इसने यहाँ तक निकाल दी एयर, मैक्सिमम कितना ले सकता है वो, इतना ले सकता है। तो ये क्या पढ़ी थी हमने, बताओ, वाइटल कैपेसिटी। ये क्या पढ़ी थी हमने यहाँ पर, वाइटल कैपेसिटी। ईआरवी, टीवी और आईआरवी तीनों ही लेगा, क्योंकि उसने क्या है कि ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स एक्सप्रेशन, फोर्स मतलब फोर्सली किया, तो ईआरवी भी उसने बाहर निकाल दी। और वो कितना ले सकता है, ईआरवी ले सकता है, टीवी लेता है, आईआरवी। तो ये क्या हो गया हमारा वाइटल कैपेसिटी। आंसर क्या है इसका हमारा, वाइटल कैपेसिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमारा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम से, मैचअप से। हमें अगर सबकी वैल्यू याद है तो हम इजीली मैच कर सकते हैं, वैल्यू याद नहीं है तो इजीली मैच नहीं कर सकते। इसके लिए एक बार पुरानी वाली स्लाइड खोल लेते हैं। कितनी थी आरवी, आरवी थी 1200, ईआरवी कितनी थी 1100, टीवी कितनी थी 500, आईआरवी कितनी थी, मैक्सिमम लिख देते हैं और अगर मिनिमम तो वो भी लिख देते हैं। मैच कर लो अब, याद हो ये, याद करो फटाफट वैल्यू, आगे वाले क्वेश्चन मैच करते हैं। चलो, टाइडल वॉल्यूम 500 ml का है भैया। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 250 से 3000 कहाँ है भैया। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 से 1100 कहाँ है भैया। रेसिडुअल वॉल्यूम 1200 वाला कहाँ है भैया, ये रहा। आ गया ना, तो ए का थ्री 3 में आ रहा है। इंस्पायरेटरी वॉल्यूम बी का वन यहाँ आ गया, C4 एंड D2 आ गया ना राइट आंसर। वॉल्यूम याद हुआ, नंबर याद हुआ, चुटकियों में आंसर आया, है ना। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट अगेन ऐसा ही क्वेश्चन है। टोटल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ एन एथलीट इज 500 ml एंड एक्सपायरेटरी इज 1000 ml, व्हाट विल बी हिज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ओहो, इसने तो पूछ लिया क्या बनाओ, मैंने वैल्यू दी उसके हिसाब से बनाओ। तो भैया अपने को फिर से क्या करना है, आर वी, ई आर वी, टी वी, आई आर वी। मैंने क्या बोला आपको, ये सब आना चाहिए। इसने बोला टाइडल वॉल्यूम कितना है 500, इसने बोला एक्सपायरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है 1000। ओके, उसकी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कितनी हो गई, अरे दोनों को मर्ज कर दो, इसी से तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बनी थी, कितनी हो गई, खत्म। अगर मैं मेरे वाले वैल्यूज़ को देखूंगा तो ये 1600 आना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पर ईआरवी कितना था 1100। पर क्वेश्चन में वैल्यू दे दी उसने, क्वेश्चन में उसने क्या बोला, टाइडल वॉल्यूम 500 ml, ईआरवी 1000, ये रहा। और बोले कि एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कितनी है, अगर रेजिडुअल वॉल्यूम, सॉरी रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है यहाँ पर 1200। एक मिनट, एक मिनट, अपन ने रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं देखा, रेजिडुअल वॉल्यूम कितना दिया उसने यहाँ पर 1200, ठीक है। तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी मतलब एक्सपायर करने की कैपेसिटी कितनी है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में हमने क्या पढ़ा था याद करो, ई सी, जस्ट कि हम जिसको हम एक्सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे शेड्यूल वॉल्यूम जस्ट उन्होंने नंबर दिया, बट सिर्फ किसके लिया, धोखा देने के लिए दिया। तो आंसर तो क्या आ गया, आंसर क्या आ गया 1500 ml, है ना। चलिए नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। आपको ध्यान है अभी मैंने
क्वेश्चन की लास्ट लाइन नहीं पढ़ी, तो मुझे लगा हो सकता है कुछ और भी ऐड हो जाए, पर वो लास्ट लाइन सिर्फ उसने क्या किया, घुमाने के लिए दिया था। सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन पे क्या होता है, जब हम इनहेल करते हैं तो EICM और डायफ्राम दोनों के दोनों क्या होते हैं, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। क्लियर है, पढ़े। चलो, इसमें इन्होंने क्या बोला है, ट्रू। अच्छा, ये बताने कौन सही है। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम ट्रू, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ EICM, यस ये भी ट्रू, ए और बी दोनों ट्रू। पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज, इनहेल कब होगा, इनहेल कब होगा, जब इनहेल होगा तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, थोरेसिक कैविटी इंक्रीज हो रही है, थोरेसिक कैविटी इंक्रीज, इंक्रीज हुई ना थोरेसिक कैविटी। तो थोरेसिक कैविटी इंक्रीज हुई तो लंग्स क्या होंगे, एक्सपेंड होंगे। क्यों एक्सपेंड हो रहे हैं, क्योंकि अंदर का वॉल्यूम बढ़ गया और अंदर प्रेशर क्या हो गया, कम। तो पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ा था, ना कि डिक्रीज हुआ, और प्रेशर क्या हो गया, कम। कम प्रेशर होगा तभी हाई टू लो क्या करेगी, एयर मूव करेगी। ये हो गया फॉल्स। इंटरनल प्रेशर इंक्रीज, इंक्रीज हुआ था क्या, नहीं, कम हुआ था, ये भी फॉल्स। तो ए और बी इज द राइट, ए एंड बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी किससे मिलके बनती है, वाइटल कैपेसिटी हमारी मिलके बनती है ERV प्लस TV प्लस IRV, इन्हीं से मिलके बनती है हमारी वाइटल कैपेसिटी। इट इंक्लूड ERV, TV एंड IRV, यस ट्रू। आगे ना, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद में जो अमाउंट ऑफ एयर में इंस्पायर कर सकता हूँ वो है क्या, नहीं, क्योंकि ERV तो निकली नहीं नॉर्मल एक्सपिरेशन में, ERV तो नॉर्मल एक्सपिरेशन में निकलेगी ही नहीं। क्लियर। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स एक्सपिरेशन, यस, तभी तो ERV ऐड होगी। इट इंक्लूड्स ERV, RV एंड IRV। RV नहीं होगा, RV तो कभी भी ऐड नहीं होता, ये तो क्या हो गया, फॉल्स। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर अ फोर्स इंस्पिरेशन, ये इसने सेंटेंस घुमा दिया, ये इसने क्या किया, सेंटेंस को घुमा दिया। देखो, मैंने कहा ये लंग्स है, वापस से लंग्स बना के इसको सॉल्व करेंगे हम एक बार। मैंने कहा, मैंने ऊपर वाली लाइन पढ़ लेना, फोर्सली एक्सपायर किया तो टीवी बाहर और ये भी बाहर। अब मैं कितना इनहेल कर सकता हूँ, इसमें क्या क्या आ सकता है, मैं तीनों को ले सकता हूँ, ये लाइन सही। तो क्या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ, इन द रिवर्स स्टेज। रिवर्सली कैसे बोलूँगा मैं, कि फोर्सफुल इंस्पिरेशन कर लिया मैंने, क्या कर लिया, जोरदार वाला इनहेल किया तो IRV आ गई। अब मेरे को मैक्सिमम एक्सेल करना है, तो IRV बाहर जाएगी, नॉर्मल वॉल्यूम बाहर जाएगा और ERV भी बाहर चला गया, तो बराबर ही है ना, वॉल्यूम तीनों के मिला के हुए ना। बस एक बार क्या था, फोर्सफुल एक्सहेलेशन के बाद किया सारा इनहेल, और एक बार फोर्सफुल इनहेलेशन के बाद किया सारा एक्सेल, उल्टा है, लेकिन वॉल्यूम सबका मिक्स है। तो ये स्टेटमेंट भी हम कहेंगे यहाँ पर हो गया हमारा ट्रू। तो ये क्या है, ACE इज द राइट आंसर, B एंड D इज द रॉन्ग आंसर। चलिए, ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस करे, जो किसमें है, हमारे जितना भी हमने कंटेंट पढ़ा उनसे आए हुए PYQs थे, और अभी जो कंटेंट बाकी है उनके PYQs भी हम लास्ट लेक्चर पे डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या पढ़ने वाले हैं, टॉपिक एक्सचेंज ऑफ गैसेस। पढ़ने के लिए हमारे साथ ट्यून रहें इसी चैनल पे, इसी मोड पर। चलिए, आपको पता है हमारे 3 बैचेस, निर्माण बैच, पराक्रम बैच, अभ्यास बैच, अगर आपके ज्वाइन करने हैं तो आपको ये QR कोड स्कैन करना पड़ेगा, हमारी एप्लीकेशन ओपन होगी, उसे डाउनलोड करना पड़ेगा और आपको हमारा स्टूडेंट बनना पड़ेगा। थैंक यू।